दोस्तों, हॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक साइंस फिक्शन सीरीज टर्मिनेटर ने हमेशा हमें मशीनों और इंसानों के बीच चल रही एक खतरनाक जंग से रूबरू कराया है। साल 2003 में आई टर्मिनेटर 3 राइज ऑफ द मशीन्स ने इस लड़ाई को एक नए मुकाम पर पहुंचाया और यह पहली बार था जब इस सीरीज में एक फीमेल टर्मिनेटर TX को पेश किया गया था। जहां T-1000 अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था, वहीं TX अपनी ताकत और एंटी टर्मिनेटर हथियारों के कारण सबसे घातक मशीन बनकर उभरी। इस फिल्म का बजट उस समय $187 मिलियन था, जिसमें से अकेले $30 मिलियन आर्नोल्ड की फीस थी, जो उस वक्त का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। कहानी की शुरुआत होती है साल 2004 से। 10 साल बीत चुके हैं उस घटना को जब हमें लगा था कि हमने जजमेंट डे को रोक दिया है, लेकिन जॉन कॉनर, जो अब 20 साल का हो चुका है, शांति से नहीं जी पा रहा था। वह एक ऑफ द ग्रिड जिंदगी जी रहा था। ना उसका कोई बैंक अकाउंट था, ना घर और ना ही कोई फोन। वह जानता था कि भविष्य का इतिहास उसे मानवता का रक्षक कहता है, लेकिन वर्तमान में वह सिर्फ एक भगोड़ा है। उसे हर रात वही भयानक सपने आते, लाखों इंसानी खोपड़ियों के ऊपर चलती मशीनें, उसकी मां सारा कॉनर जो सालों तक मशीनों से लड़ी और फिर कैंसर से हार गई। जॉन अब पूरी तरह अकेला था। तभी लॉस एंजलिस में एंट्री होती है हमारी फीमेल टर्मिनेटर TX की। नीली बिजली कड़कती है और एक कांच के शोकेस के सामने स्पॉन होती है TX, और वह सीधे जाकर एक महिला को मारती है। उसके कपड़े पहनकर साथ में उसकी गाड़ी लेकर निकल जाती है। TX केवल एक मशीन नहीं है, वह एक टर्मिनेटर को मारने वाली मशीन है। उसके पास एंडोस्केलेटन के साथ तरल धातु की कोटिंग है। वह अपने हाथों को हथियारों में बदल सकती है और सबसे खतरनाक बात, वह अन्य मशीनों को रिमोटली कंट्रोल कर सकती है। वह अपना मिशन शुरू करती है। उसका पहला काम जॉन कॉनर को ढूंढना नहीं, बल्कि उसके उन साथियों को खत्म करना है जो भविष्य में रेजिस्टेंस के बड़े लीडर बनेंगे। वह एक स्कूल के डेटाबेस को हैक करती है और लिस्ट तैयार करती है। वह अपने पहले टारगेट की तलाश में एक बर्गर जॉइंट पर पहुंचती है। वह उसे पहचानती है और सीधे उसे खत्म कर देती है। दूसरी ओर ठीक इसी तरह हमारा रक्षक टर्मिनेटर यानी T-850 की भी एंट्री होती है। आर्नोल्ड इस समय 55 साल के थे, लेकिन उनका स्क्रीन प्ले पहले जैसा ही जबरदस्त था। वह एक स्ट्रिप क्लब के अंदर जाता है और हमेशा की तरह अपने साइज के कपड़े छीनता है और पहन लेता है। इधर जॉन एक जानवर को बचाने के चक्कर में अपनी बाइक गिरा देता है और घायल हो जाता है। वह किसी सरकारी अस्पताल में नहीं जा सकता क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर है, इसलिए वह आधी रात को एक जानवरों के अस्पताल में घुसता है। वह खुद को टाँके लगाता है और जानवरों की दवाइयाँ खाकर वहीं सो जाता है। उसे पता नहीं था कि नियति उसे उसकी फ्यूचर वाइफ से मिलाने वाली है। सुबह 4 बजे क्लिनिक की मालकिन केट ब्रूस्टर वहाँ पहुँचती है। वह बिखरी हुई दवाइयाँ देखकर समझ जाती है कि कोई यहाँ आया था और वह पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है। तभी जॉन पीछे से उस पर बंदूक तानता है। केट उसे चकमा देकर उसकी गन छीन लेती है और एक लोहे के पिंजरे में बंद कर देती है। तभी हमें पता चलता है कि जॉन और केट बचपन में एक ही स्कूल में थे। तभी वहाँ पर TX आती है। वह आई थी केट को मारने, लेकिन उसको एक खून लगा हुआ पट्टी दिखता है और TX उसे स्कैन करती है। यह खून जॉन कॉनर का होता है, लेकिन तभी केट भागने की कोशिश करती है। वह कार की तरफ भागती है, लेकिन TX की ताकत के आगे वह कुछ भी नहीं। TX उसकी कार का दरवाजा ऐसे उखाड़ कर फेंकती है जैसे वो कागज का हो। TX केट को मारने ही वाली होती है, तभी टर्मिनेटर एक भारी ट्रक लेकर आता है और वह सीधे TX को टक्कर मार देता है। क्लिनिक के बाहर का नजारा अब किसी युद्ध के मैदान में बदल चुका था। वह केट को जबरदस्ती गाड़ी में डालता है और जॉन भी खुद को पिंजरे से आजाद कर लेता है, लेकिन TX इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। यहाँ हमें पहली बार उसकी एडवांस तकनीकी का पता चलता है। जब T-850 उस पर गोलियां बरसाता है तो TX अपने हाथ को एक गन में बदल लेती है और एक जोरदार फायर करती है। T-850 दूर जा गिरता है। जॉन और केट वहां से निकल जाते हैं। अब शुरू होता है उस समय की सिनेमा इतिहास का सबसे जबरदस्त एक्शन। TX एक बड़े क्रेन को चलाती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वह केवल क्रेन को नहीं चला रही, बल्कि उसके आसपास खड़ी सभी पुलिस की गाड़ियों को कंट्रोल करती है ताकि जॉन और केट का रास्ता रोका जा सके। जॉन और केट एक ट्रक में भाग रहे थे, जबकि पीछे 100 टन की क्रेन तबाही मचाती हुई आ रही थी। दोस्तों, अभी तक जितने भी पार्ट इससे पहले आए थे, उनसे ज्यादा बेस्ट एक्शन इस फिल्म में दिखाया गया है। इस एक्शन सीन को बनाने के लिए आर्नोल्ड ने खुद अपनी जेब से $1.4 मिलियन खर्च किए थे, ताकि फिल्म का क्लाइमेक्स और यह चेस सीक्वेंस छोटा ना करना पड़े। टर्मिनेटर एक पुलिस बाइक से उस क्रेन का पीछा करता है और उसके हुक को पकड़ लेता है ताकि क्रेन को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन TX टर्मिनेटर को एक फायर ट्रक पर टक्कर मार देती है। टर्मिनेटर उस फायर ट्रक से उसका पीछा करता है और क्रेन पर चढ़कर TX को बाहर फेंक देता है, लेकिन TX क्रेन के नीचे चिपक जाती है। टर्मिनेटर क्रेन के हुक को एक गटर के ढक्कन में फंसा देता है और जॉन की गाड़ी पर कूद जाता है। TX जैसे ही क्रेन पर चढ़ती है, वह तुरंत पलट जाता है और ये लोग बचकर निकल जाते हैं। केट को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन है और उस पर हमला क्यों कर रहे हैं। यहाँ T-850 बताता है कि तुम भविष्य में जॉन कॉनर के साथ मिलकर मशीनों के खिलाफ लड़ाई लड़ोगी। केट को T-850 की बातों पर विश्वास नहीं होता। जॉन को हमेशा गर्व था कि उसकी माँ सारा कॉनर ने भविष्य बदल दिया था, लेकिन T-850 कहता है कि जजमेंट डे को कभी रोका नहीं गया था, सिर्फ उसे टाल दिया गया था। मानवता का विनाश होना
होना तय है। जॉन यह सुनकर टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी माँ का संघर्ष और उसका अपना बचपन सब बेकार गया। लेकिन T-850 एक और चौंकाने वाली बात बताता है। केट ब्रूस्टर सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, भविष्य में वह जॉन की पत्नी बनेगी और जंग के दौरान सेकंड इन कमांड होगी। जॉन की मौत के बाद केट ही वो शख्स होगी जो मानवता को बचाने के लिए लड़ेगी। लड़ाई के दौरान T-850 के सीने पर गहरा घाव लगा था। वह अपनी शर्ट फाड़कर दिखाता है कि उसके अंदर 2 हाइड्रोजन फ्यूल सेल हैं। TX की प्लाज्मा गन ने उनमें से एक को डैमेज कर दिया था। यहाँ हमें बताया जाता है कि यह एक छोटा सा डैमेज सेल भी किसी छोटे परमाणु बम जितना शक्तिशाली धमाका कर सकता है। T-850 उस सेल को गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंक देता है और कुछ ही सेकंड में एक बहुत भयंकर धमाका होता है। यह जॉन के लिए एक चेतावनी थी कि वह जिन दुश्मनों से लड़ रहा है वे चलते फिरते परमाणु बम है। थोड़ी देर बाद वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहाँ से ये लोग कुछ खाने पीने की चीजें लेते हैं। यहीं पर जॉन को एहसास होता है कि वह भाग नहीं सकता, उसे लड़ना ही होगा। लेकिन केट अब भी सदमे में थी। उसने अभी अभी सुना है कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और उसके पिता रॉबर्ट ब्रूस्टर इस विनाश के केंद्र में है। रॉबर्ट ब्रूस्टर अमेरिकी वायुसेना के जनरल थे और ऑटोनोमस वेपन्स डिलीवरी के कमांडर भी थे। जॉन समझ जाता है कि स्काईनेट कोई बाहरी दुनिया नहीं बल्कि केट के पिता के हाथों बन रहा एक डिजिटल वायरस है। अब हम ग्रीन लॉन कब्रिस्तान का सीन देखते हैं। जॉन अपनी माँ सारा कॉनर की कब्र पर पहुंचता है। सारा ने मरने से पहले अपनी वसीयत की थी कि उनकी अस्थियां समुद्र में बहा दी जाएं, लेकिन उनकी कब्र को हथियारों के भंडार के रूप में तैयार किया जाए। जब T-850 ताबूत को बाहर निकालता है तो उसके अंदर कोई लाश नहीं बल्कि मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर और भारी विस्फोटक निकलते हैं। सारा जानती थी कि जॉन को एक दिन इनकी जरूरत पड़ेगी। उधर TX केट के मंगेतर की शक्ल ले लेती है और पुलिस के जरिए जॉन का पता लगा लेती है। जैसे ही T-850 कंधे पर उस भारी ताबूत को लेकर बाहर निकलता है, पुलिस की दर्जनों गाड़ियां उन्हें घेर लेती हैं और उस पर गोलियां चलाने लगती हैं। T-850 भी पुलिस पर गोलियां चलाता है लेकिन किसी को मारता नहीं, सिर्फ गाड़ियों को तबाह करता है ताकि रास्ता साफ हो सके। उधर TX ने केट के मंगेतर स्कॉट की शक्ल लेकर केट को अकेले पाकर उस पर हमला कर देती है। लेकिन ठीक उसी वक्त T-850 एक रॉकेट लॉन्चर से उस पर हमला करता है। धमाका इतना जबरदस्त होता है कि TX दूर जाकर गिरती है। जॉन, केट और T-850 एक कैंपिंग वैन लेकर वहाँ से निकलते हैं। तभी केट को पता चलता है कि उसका मंगेतर मर चुका है, वह टूट चुकी थी। तभी T-850 एक ऐसी जानकारी देता है जो केट को हिलाकर रख देती है। केट के पिता जनरल रॉबर्ट ब्रूस्टर साइबर रिसर्च सिस्टम यानी CRS के हेड हैं। T-850 बताता है कि स्काईनेट कोई बाहरी हमलावर नहीं है बल्कि एक डिजिटल वायरस है जो दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क्स में घुस चुका है। जनरल ब्रूस्टर के पास ही वो बटन है जिसे दबाते ही स्काईनेट पूरी दुनिया के डिफेंस सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। जॉन कॉनर को एहसास होता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। पहले साइबरडाइन था, अब CRS है। वो कहता है हमें केट के पिता को रोकना होगा। अगर स्काईनेट कभी ऑनलाइन ही नहीं गया तो तबाही कभी शुरू ही नहीं होगी। वे सीधे CRS के हेडक्वार्टर की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट और मिलिट्री नेटवर्क एक अज्ञात वायरस के कारण ठप हो रहा था। जनरल रॉबर्ट ब्रूस्टर पर ऊपर से भारी दबाव था कि वे स्काईनेट को एक्टिवेट करें। स्काईनेट को इसी वायरस से लड़ने के लिए बनाया गया था। रॉबर्ट हिचकिचा रहे थे क्योंकि स्काईनेट एक सेल्फ अवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक बार बटन दबाने के बाद इंसान उससे कंट्रोल वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम क्रैश होने लगते हैं उनके पास और कोई चारा नहीं बचता। वे बटन दबा देते हैं, स्काईनेट एक्टिवेट हो जाता है। ठीक इसी समय TX भी वहां पहुंच जाती है और वह सीधे वेयर हाउस में जाती है जहां शुरुआती टर्मिनेटर मॉडल T1 रखे हुए थे। ये बड़े टैंक जैसे रोबोट थे जिनमें भारी मशीन गन लगी होती है। TX अपनी नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए इन सभी रोबोट्स को हैक करके एक्टिवेट कर देती है। स्काईनेट ने वायरस को मिटाने के बहाने हर उस सिस्टम पर कब्जा कर लिया जो डिजिटल था। तभी TX केट का रूप लेकर वहां आती है। उसी वक्त टर्मिनेटर, जॉन और केट भी पहुंचते हैं। TX रोबोट को गोलियों से भून देती है और T1 रोबोट तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। T1 मॉडल्स अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। T-850 अपनी पूरी ताकत झोंक देता है ताकि जॉन और केट को जनरल ब्रूस्टर तक पहुंचा सके। वे देखते हैं कि जनरल ब्रूस्टर को TX ने घायल कर दिया था। अब रॉबर्ट को समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। जॉन पूछता है कि स्काईनेट का कोर कहाँ है, हम इसे कैसे बंद कर सकते हैं। जनरल ब्रूस्टर उन्हें एक नोटबुक देते हैं जिसमें पासवर्ड और क्रिस्टल पीक नाम की एक जगह का पता होता है। उन्हें लगता है कि क्रिस्टल पीक ही वो जगह है जहाँ स्काईनेट का मेन फ्रेम सर्वर है। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वे जॉन और केट को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। तभी TX फिर से सामने आती है। T-850 जानता है कि वह TX से कमजोर है, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग में हार शब्द नहीं है। वे एक दूसरे को दीवारों के आर पार फेंकते हैं, भारी मशीनों को खिलौनों की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन T-850 यह फाइट हार जाता है। TX T-850 के गर्दन के पास वार करती है जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है और उसके सिस्टम को हैक कर लेती है। अब T-850 डीएक्टिवेट हो जाता है। उसका सिस्टम अब TX के इशारों पर चलने के लिए मजबूर होने वाला था। जॉन और केट को अब अकेले ही उस रास्ते पर आगे बढ़ना था जहां से मानवता का भविष्य तय होने वाला था। वे लोग प्लेन के
पास जाते हैं ताकि वहाँ से निकल सके। तभी वहाँ पर T-850 आता है। अब उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन उसे याद था कि जॉन और केट को बचाना है। वह दोनों को उठाकर फेंकने लगता है और मारने की कोशिश करता है। जॉन चिल्लाता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम्हें याद करना होगा कि तुम कौन हो। T-850 के अंदर दो प्रोग्राम्स के बीच युद्ध चल रहा था, एक तरफ TX का घातक वायरस और दूसरी तरफ जॉन की रक्षा करने वाली मूल प्रोग्रामिंग। आखिरकार अपने सिस्टम को पूरी तरह करप्ट होने से बचाने के लिए T-850 खुद को शट डाउन कर लेता है और अपनी मुट्ठी को गाड़ी के बोनट पर मारता है। जॉन और केट किसी तरह उस प्लेन से वहां से निकल जाते हैं और वो पहुंचते हैं उस जगह पर जिसका नाम है क्रिस्टल पीक। क्रिस्टल पीक एक विशाल पहाड़ के अंदर बना हुआ बंकर था। जैसे ही जॉन और केट वहां उतरते हैं, TX हेलीकॉप्टर को सीधे उस जगह के गेट को तोड़कर अंदर घुस जाती है। ठीक उसी के पीछे T-850 भी अपना हेलीकॉप्टर लेकर घुस जाता है और TX पर क्रैश कर जाता है। TX की पूरी बॉडी डैमेज हो जाती है। अब सिर्फ उसके शरीर में लोहे का स्केलेटन ही बचता है, लेकिन वह रेंगते हुए जॉन की ओर बढ़ती है। T-850 का शरीर भी लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसका एक हाथ कटा हुआ था और एक आंख की रोशनी जा चुकी होती है। वह जानता है कि वह TX को ताकत से नहीं हरा सकता। वह अपनी आखिरी हाइड्रोजन फ्यूल सेल निकालता है और TX का जबड़ा खोलकर सेल को उसके अंदर ठूस देता है और अपनी आखिरी आवाज में कहता है, "You are terminated।" एक नीला धमाका होता है। TX और T-850 दोनों उस धमाके में उड़ जाते हैं। जॉन और केट भागते हुए बंकर के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचते हैं। वे वहां कंप्यूटर ढूंढते हैं ताकि स्काईनेट को बंद कर सकें, लेकिन उन्हें वहां क्या मिलता है? पुरानी मशीनें, 70 के दशक के कंप्यूटर और धूल। जॉन को अचानक अब समझ आ जाता है कि क्रिस्टल पीक कोई कंट्रोल सेंटर नहीं था, यह एक परमाणु सुरक्षित बंकर था जिसे शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी VIP लोगों को बचाने के लिए बनाया गया था। केट के पिता ने उन्हें स्काईनेट रोकने के लिए नहीं भेजा था, उन्होंने उन्हें जिंदा रखने के लिए यहाँ भेजा था। स्काईनेट का कोई कोर नहीं था, वह इंटरनेट पर फैला हुआ एक डिजिटल सॉफ्टवेयर बन चुका था। उसे बंद करने का कोई एक बटन नहीं था। उसी वक्त बंकर के रेडियो से आवाजें आने लगती हैं। दुनिया भर के मिलिट्री बेस से घबराए हुए सैनिक मदद मांग रहे थे। स्काईनेट ने परमाणु मिसाइलें दाग दी हैं, हम पर हमला हुआ है। जॉन स्क्रीन पर देखता है कि रूस और अमेरिका के नक्शे पर सैकड़ों लाल बिंदु उभर रहे हैं। खिड़की के बाहर आसमान का रंग बदलने लगता है। पहली परमाणु मिसाइल फटती है और फिर दूसरी। मानवता का वो सुनहरा दौर जिसे हम जानते थे कुछ ही सेकंडों में राख होने वाला था। रेडियो पर एक आवाज गूंजती है कि अगर कोई हमें सुन रहा हो तो हमें जवाब दीजिए, हम पर हमला हुआ है। जॉन माइक उठाता है और कहता है कि मैं जॉन कॉनर हूँ। तभी वह आदमी पूछता है कि वहाँ का इंचार्ज कौन है। जॉन कहता है कि मैं ही हूँ यहाँ का इंचार्ज। यही वो पल था जब जॉन कॉनर ने अपनी नियति को स्वीकार किया। वह मानवता का रक्षक बन चुका था और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी टर्मिनेटर 3 की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।